सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमें एससीवी डिस्कशन से स्टार्ट करना था, तो एसी डिस्कस करते हैं एससीवी में। तो बताओ, इसमें 19 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको, तो 19 में जो जो डाउट है भेज दो। एक शायद 18 वाला होता है बच्चों को, उसके अलावा कोई हो तो बताओ। एक 18 आ गया मेरे पास, एक 6, ठीक है। और कुछ 11, ठीक है। 18 तो लिख ही चुका हूं मैं, देखो बोर्ड पे। 6 नंबर पढ़ रहा हूं मैं। A dielectric strength of air is 3 into 10 power 6 volt per meter. A parallel plate air capacitor has an area. The plate separation is 0.1 mm. Find the maximum RMS voltage of an AC source which can be safely connected to this capacitor. ठीक है, देखो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाली है कैपेसिटर के अंदर, उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। अच्छा, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है। तो जब कैपेसिटर के अंदर कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एयर हो, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते हम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एयर कंडक्टिंग हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकती है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की एक लिमिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए जो भी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है उसे डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिट, तो पोटेंशियल की एक लिमिट हो जाएगी। पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है E मैक्स इंटू डी, सिंपल सी बात है। बस अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। अब आरएमएस वैल्यू पूछिए तुमसे क्वेश्चन में, तो आरएमएस वैल्यू इसकी बाय √2 टाइम होगी, ये आएगा VRMS। इतना मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज आप लगा सकते हो। आंसर समझ में आई बात है ना। हर मटेरियल का डायरेक्ट डिस्काउंट लिमिट होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मटेरियल के अंदर आयनाइजेशन होने लग जाता है, एयर का आयनाइजेशन होता है। आपने देखा है एयर का आयनाइजेशन होते हुए, जो एयर से कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लाइटनिंग जो होती है, दैट इज डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। तो वही चीज यहाँ हो जाएगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, हम वो चाहते नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से कम रखने की कोशिश करेंगे, तो पोटेंशियल की एक मैक्सिमम लिमिट आ गई, उस हिसाब से आरएमएस की एक लिमिट आ जाएगी, ठीक है। हाँ, एरिया का तो कोई काम ही नहीं रह गया इसके अंदर, बिल्कुल सही। चलो, अब आगे क्या बोला है, मैक्सिमम आरएस, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 11th नंबर क्वेश्चन मेरे पास है ना। नेक्स्ट 11th, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स 12 वोल्ट साइन 250 पाई सेकंड इनवर्स टी। फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट ड्यूरिंग 0 to 1 मिलीसेकंड। अब टाइम बहुत छोटा दिया है, तो एवरेज पावर से मत करना इसको इंस्टेंटेनियस पावर निकाल के सॉल्व करो, क्योंकि प्योर रजिस्टर है। तो रजिस्टर में तो अपन पावर V/R लिख सकते हैं, है ना। तो जो भी ईएमएफ लगा रखा है उसका स्क्वायर करो बाय R, ये इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt, ये हो जाएगा छोटे से टाइम में हीट, और जो भी टाइम इंटरवल दिया उसमें इसको इंटीग्रेट कर लो तो टोटल हीट आ जाएगी। अब आपका काम है ईएमएफ की जो वैल्यू है वो रख देना, और जो टाइम है उसमें इंटीग्रेट कर लो। तो 100 ओम में ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट साइन 250 पाई टी, इसका स्क्वायर करना है आपको अपॉन रेजिस्टेंस इज 100 इनटू dt। तो जो भी टाइम दिया 1 मिलीसेकंड, मतलब 10⁻³ आएगा यहाँ पे, है ना। बस अब आप इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। चलो, मजाक के एयर को पता ही नहीं चलेगा, इतना जल्दी खराब होना है। हाँ वेदांत, ठीक है। हाँ सर, इसमें विकोस वाला नहीं लगा स्मॉल टाइम के लिए, ये क्या बोल रहे हैं ईशान? अच्छा, VI कॉस वाला नहीं लगा, अच्छा वो मैंने इसलिए बताया जो कि स्मॉल टाइम है, वो छोटा टाइम है ना, तो इसमें अपन एवरेज से नहीं करेंगे, ठीक है, ये अभी बताया था मैंने। चलो, और कोई डाउट 18th है, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है तो फिर 18th पे आते हैं अपन। अब 18th क्वेश्चन जो है वो आपको फिल्टर्स के बारे में पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको फिल्टर्स के बारे में पढ़ा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन से फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, R और C लगा है हमारे पास, या आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना फिल्टर हेडिंग डाल के, जो भी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू दी है,
लो पास फिल्टर आपको कुछ डाटा वाटा कुछ दिया है, आपसे पूछा है कुछ इन्होंने फाइंड द आउटपुट वोल्टेजेस फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड नोट दैट इज फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज द आउटपुट डिक्रीजेस एंड द नेम इज लो पास फिल्टर। ऐसा कुछ प्रूव करना है। देखो यहाँ पर हमने कोई ऐसी सिग्नल लगा दिया, मान लो उसकी आरएमएस वैल्यू V है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर F थी, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C है, तो इसका रिएक्टेंस कुछ बनेगा XC which is 1 upon omega C and you know omega is going to be related with frequency। अब इस सर्किट में आने वाला आरएमएस करंट आप लिख सकते हो, वो लिख दोगे जो भी पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू अपॉन Z हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और ये अगर आरएमएस करंट कैपेसिटर से पास कर रहा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है VC, वो भी आप लिख सकते हो, वो हो जाएगा IXC। मुझे फेज की जरूरत नहीं, मैं केवल आरएमएस पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो I इज V अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इनटू XC। ठीक है, अब ये XC से नीचे डिवाइड कर दो, तो V अपॉन XC से नीचे डिवाइड करा तो अंदर आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन XC स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। और XC को लिख दो 1 बाय ओमेगा C, तो उसको थोड़ा सा और अरेंज करो, तो V अपॉन रूट ओवर 1 प्लस XC को ओमेगा C लिख दिया तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर, ये इक्वेशन बन रही है देखो हमारे पास। ठीक है, अब बताओ जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी आरएमएस वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैं प्लॉट करूं तो मुझे कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इस पोटेंशियल डिफरेंस VC को मैं अगर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ प्लॉट करें तो कैसा मिलना चाहिए? V अक्रॉस C, जिसको हमने बोल दिया है क्वेश्चन में V आउटपुट, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोला गया है V आउटपुट। तो आउटपुट पोटेंशियल को एंगुलर फ्रीक्वेंसी से प्लॉट करो तो कैसा बनना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए, यस है ना, एक डिक्रीजिंग कर्व दिखना चाहिए। ओमेगा 0 के आसपास ये मैक्सिमम आएगा और उसके बाद जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा ये डिक्रीज होते जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये डिक्रीजिंग टाइप, ऐसा कुछ ग्राफ आता है डिक्रीजिंग टाइप। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि लो ओमेगा पर ज्यादा आउटपुट है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया मैंने, कर्व जैसा बना दिया है, कुछ एक कर्व जैसा बना दिया है। ठीक है, एक कर्व जैसा बना दिया मैंने, कर्व कैसा होगा वो आप खुद सोच सकते हो स्लोप निकाल के कि कर्व का स्लोप वगैरह क्या होना चाहिए। तो कुछ भी एक रैंडम बस ग्राफ बना दिया मैंने डिक्रीजिंग। अब ये बताओ इसमें स्मॉल ओमेगा पे दिख रहा है ना कि लार्ज आउटपुट पोटेंशियल है और बड़े ओमेगा पे स्मॉल आउटपुट पोटेंशियल है, दिख रहा है? यस, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज पे हाई आउटपुट एंड हाई फ्रीक्वेंसीज पे लो आउटपुट, लो फ्रीक्वेंसीज पे हाई आउटपुट और हाई फ्रीक्वेंसीज पे लो आउटपुट। तो दिस इज कॉल्ड लो पास फिल्टर, बस इसी चीज को अपन बोलते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, फिल्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर मान लो कि तुम्हारा जो एसी सोर्स है वो उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का एडिशन होता, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का वहां पर एडिशन है, जो हमारा सिग्नल है यहाँ पर वो एक प्योर साइन वेव नहीं है, बहुत सारे साइन वेव्स का एडिशन है, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज बहुत कम है, कुछ फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में जो फ्रीक्वेंसीज लो थी उनके लिए तो आउटपुट यहाँ पे हाई मिलेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हाई थी उनके लिए यहाँ पे लो आउटपुट मिलेगा। सही बात है क्या? समझो ये बात, है ना? इसका मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगाओ तो यहाँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी का लगाओ तो यहाँ पे हाई आउटपुट मिलने वाला है। तो आपके पास आउटपुट पोटेंशियल इज अवेलेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट ओनली, दैट्स व्हाई द सर्किट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। अगर आप यहाँ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल लगा दो तो उनमें से जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए यहाँ पर हाई आउटपुट आएगा और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कुछ आउटपुट ही नहीं मिलेगा, तो ओनली लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एक तरह से पास हो रहा है। समझे बात? लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल ही पास हो पा रहे, दैट्स व्हाई द नेम इज लो पास फिल्टर। क्लियर? ठीक है, फिर से समझाता हूं मैं गोपाल, यहाँ पर अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो देखो आउटपुट पोटेंशियल आपको हाई मिल रहा है, और अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो आउटपुट सिग्नल को लो मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का इनपुट हो, ऐसा इनपुट हो जिसमें कई सारे फ्रीक्वेंसीज हो,
तो उन कई सारी फ्रीक्वेंसीज में जो फ्रीक्वेंसी स्मॉल थी उनके लिए लार्ज आउटपुट, जो हाई फ्रीक्वेंसी थी उनके लिए स्मॉल आउटपुट, आउटपुट पोटेंशियल विल बी वेरी स्मॉल। तो ओनली लो फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको हाई आउटपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज लो पास फिल्टर। अब क्लियर है क्या सबको? ओके, ठीक है। चलो अब हमने इतना पढ़ा है तो एक चीज और समझते हैं। लो पास फिल्टर के लिए हम एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पर पोटेंशियल आधे से भी कम रह गया, उस फ्रीक्वेंसी को अपन बोल देते हैं कट ऑफ। वी डिफाइन अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसपे पोटेंशियल सॉरी बाय रूट 2 से भी कम रह गया, क्योंकि पावर की बात करते हैं तो पोटेंशियल जब बाय रूट 2 होगा तो पावर आधी हो जाएगी। तो हम एक फ्रीक्वेंसी यहाँ डिफाइन करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस पर पावर वोल्टेज इनिशियल जो था मान लो V था, तो यहाँ बाय रूट 2 हो गया। इट इज जस्ट लाइक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा C इज कॉल्ड कट ऑफ और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अपन ने पढ़ा है ये एलसी उसमें रेजोनेंस में पढ़ा था अपन ने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो वोल्टेज बाय रूट 2 कब होगा? वोल्टेज मैक्सिमम देखो V आ सकता है ना, जब ओमेगा 0 रखो तो V मैक्स यहाँ पे V आ सकता है। V बाय रूट 2 कब होगा? एट ओमेगा C आउटपुट इज V बाय रूट 2 which is V upon root over 1 plus omega square r square c square. So by comparison you can see that omega rc आपको 1 चाहिए, या ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन आरसी चाहिए, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आरसी चाहिए। ये आती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी लो पास फिल्टर। आरसी लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में बात? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जिसपे पावर आधी से भी कम रह जाती है, तो आधी पावर होने की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ, उसकी वैल्यू हमने निकाली। देखो अच्छे से, क्या क्लियर है? अच्छे से समझो, कहीं भी कोई भी डाउट इसमें? ठीक है, चल। तो हमने अभी लो पास फिल्टर पढ़ा। अब आप खुद सोचना, यहाँ अगर लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई आउटपुट है तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा? रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा? रजिस्टर के अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई आउटपुट मिलेगा। रजिस्टर के अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हाई आउटपुट मिलेगा। तो एक हाई पास फिल्टर का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हाई पास फिल्टर कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस। रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट ले लो, तो दिस इज हाई पास फिल्टर, दिस इज हाई पास फिल्टर। ठीक है। एनी अदर सिस्टम जिसको हाई पास फिल्टर बना सकते हैं? कुछ और चीज दिमाग में आ रही है क्या? कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर उल्टा होता है ना, तो इंडक्टर ले लो। यस, बिल्कुल सही। तो अगर आपके पास रजिस्टर के साथ आप कैपेसिटर के बदले यहाँ इंडक्टर लगा दो, तो ये भी हाई पास फिल्टर है। दिस इज ऑल्सो हाई पास फिल्टर। ये दोनों ही सर्किट हाई पास है, ये भी हाई पास है, ये भी हाई पास। ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर के बदले हमने इंडक्टर लगा दिया, तो बिल्कुल उल्टा बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, चलो। और इनकी भी आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस आरसी की तो सेम हो जाएगी, और ये एल आर वाले की आर बाय एल के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये ओमेगा सी 1 बाय आर सी आ गया, तो एल आर सर्किट के अंदर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन आर एल बाय आर आती है, 1 अपॉन एल बाय आर आती है ना। तो वो पता है आपको टाइम कांस्टेंट से रिलेट हो रहा है। चलो, इज दिस ऑल क्लियर? सारे फिल्टर विल्टर समझ में आए? हाँ, अब एक छोटी सी चीज और समझ लो कि एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा था ना, उसमें देखो क्या होता था, करंट एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की ज्यादा था, बाकी के लिए कम था। यहाँ पर है ना, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए या तो हाई आउटपुट है, या हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई आउटपुट है। लेकिन एलसीआर सर्किट में एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए हाई आउटपुट है। तो एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड अ बैंड पास फिल्टर। एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड अ बैंड पास फिल्टर। ठीक है। अगर हम एलसीआर सर्किट देखें, एक इंडक्टर,
एक कैपेसिटर और ये रजिस्टर। यहाँ पर अगर मैं आप एसी सोर्स लगा दूं और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको मैंने अपना आउटपुट पोटेंशियल बोला, तो याद करो इस पोटेंशियल की वैल्यू अब करंट जैसा ग्राफ बनेगा वैसे पोटेंशियल का बन जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि रजिस्टर के अंदर क्या करते हैं, करंट इनटू आर ही तो करते हैं। तो करंट का जैसा ग्राफ है वैसे यहाँ वी आउट का ग्राफ होगा। इस वी आउट को अगर आप प्लॉट करो ओमेगा के साथ तो एलसीआर में जो करंट का ग्राफ तो वही आना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। तो ये बैंड पास फिल्टर एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई आउटपुट है, तो दिस इज कॉल्ड अ बैंड पास फिल्टर। और हमने इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली थी, याद करो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, वही इसकी बैंडविड्थ होती है, वही इसकी बैंडविड्थ होती है जिसका सिग्नल ज्यादा पास होता है, जिससे जब पावर ज्यादा पास होती है, हमने निकाली थी इसकी बैंडविड्थ। ठीक है, एलसीआर सर्किट इज नथिंग बट अ बैंड पास फिल्टर, जिसकी हमने बैंडविड्थ, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे ज्यादा पावर आती है, वो हमने फाइंड भी करी थी। हियर बैंडविड्थ, ये आ रहा है समझ में? हाँ, इसीलिए उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। बिल्कुल सही, सही पहचाने आप, सही पकड़े, इसलिए उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका पावर ज्यादा आती है तो उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज का वह बैंड जो अलाउ होता है पास होने के लिए, दैट्स व्हाई उसको बैंडविड्थ बोलते थे। ठीक है, चलो अब फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट किया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया अपना एसी का, अपन ने एससी भी करा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में कोई डाउट हो तो बताओ। ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी नहीं है, नॉट डन। अच्छा ठीक है, तो कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन का 8 आया मेरे पास, शॉर्ट क्वेश्चन का 8 एक बार पढ़ लेता हूँ। When AC source is connected to a capacitor, there is a steady state current in the circuit. Does it mean that the charge jumps from one plate to another to complete the circuit? No. चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाता नहीं है ना, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है। चार्जिंग के केस में भी तो ऐसा होता नहीं ना। आरसी सर्किट में अगर कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो ड्यूरिंग चार्जिंग यहाँ पर करंट होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग कुछ करंट होता है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऐसा थोड़ी होता है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट चार्ज जम करके जा रहा है ना। वो तो इंडक्शन से जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, चलो ओके। हालांकि अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बाद में, जब ईएम वेव्स पढ़ेंगे ना, तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो आप एक करंट जैसा इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अपन जब ईएम वेव पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं जानेंगे अपन, ईएम वेव के समय देखेंगे। चलो एससीबी फिर पूरी 100% हो गई, हटा दो। और कुछ करके लाए हो तो बताओ, मॉड्यूल तो हो ही गया था। असाइनमेंट के कोई डाउट हो तो बता दो। क्या एसी के केस में स्टेडी स्टेट अचीव हो पाएगी? वेदांत, हाँ, एसी में स्टेडी स्टेट का मतलब वो होता है जब करंट कांस्टेंट नहीं हो गया, करंट एक स्टेडी रेट से फ्लक्चुएट कर रहा है। स्टेडी स्टेट मतलब कि बहुत लंबे समय हो चुका है, अब क्या हो रहा है। तो एसी में जब लंबे समय बाद देखते हैं तो करंट और पोटेंशियल के ऑसिलेशन चलते रहते हैं, तो वही स्टेडी स्टेट कहलाती है। ठीक है, अब बच्चे पूछ रहे हैं 1 2 3 4 की ईएमआई की, वो आज डिस्कस हो गया सैटरडे को। सैटरडे तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपको क्लास नहीं लगवानी है, राखी है तो अभी नहीं करी 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4 सब बच्चे करके भी नहीं लाए हैं, और ईएमआई ऐसी उसमें साथ में ही है, तो वो साथ में करो। उसको अपन फिर नेक्स्ट सैटरडे को देख लेते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो सैटरडे को इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग कर लेंगे। हाँ,
है ना। तो चलो फिर सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे उसको इवनिंग में, ठीक है। ओके बच्चों, फिर अभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से, अपन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज मॉडर्न फिजिक्स में हमारे कोर्स में क्या हमें समझना है। मॉडर्न फिजिक्स जो हमारे कोर्स में डाला गया है वो ये इंटेंशन से डाला गया है कि हम ये समझ पाए कि क्लासिकल फिजिक्स या हमने अभी तक जो सोचा है, जो अभी तक समझा है फिजिक्स के बारे में, वो वाली थॉट्स सब एटॉमिक लेवल पे फेल होती है। कई सारी ऐसी चीजें हैं फिजिक्स की जो हम समझा नहीं पाते हमारी क्लासिकल थॉट से। तो हमें नई नई थ्योरीज डेवलप करना पड़ती है जो चीजों को समझाने में हेल्प करती है। अब यहाँ डेफिनेटली हम क्लासिकल फिजिक्स के फेल्यूर देख रहे हैं, तो अगर क्लासिकल फिजिक्स से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। बच्चों को है ना अभी तक आदत क्लासिकल फिजिक्स की है, सबको क्लासिकल फिजिक्स की आदत ज्यादा होती है, तो हर चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स से सोचते हैं और हम फेल होते हैं समझाने में, हम चीजों को समझ नहीं पाते। तो हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि क्लासिकल फिजिक्स से यहाँ पे चीजें फेल होगी समझाने में। इसलिए क्वेश्चंस में अगर क्लासिकल फिजिक्स से सोच के कुछ कर रहे हो तो चीजें हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, नॉट ऑलवेज बट मेनी टाइम यू विल बी रॉन्ग। तो आपको एज अ फैक्ट जैसे चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा ये ऐसा होता है, अब ऐसा होता है ये हमको पहले याद करना है, अब क्यों होता होगा ये एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी सोचेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो वैभव वीकली असाइनमेंट बाद में कर लेना, अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन मॉडर्न फिजिक्स हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हमें चीजों को समझने के लिए ना पहले समझना पड़ेगा कि अच्छा ये हो रहा है, दिस इज फैक्ट, नाउ वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन, नॉट द अदर वे अराउंड। हम अभी आदत में ऐसा हमारा कि हमने अभी तक हमने टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया है ऐसा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ मोशन बता दिए, उसके बाद फिर अपन ने देखा कि ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो मोशन कर रहा है, फिर अपन ने बोला अच्छा ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। पर यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ चीजें ऐसी हो रही है फिर उसको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली चीज यहाँ पे लगेगी आपको। केमिस्ट्री में जैसे चीजों को पहले याद करते हो फिर एक्सप्लेन करने की थ्योरीज आती है, कुछ कुछ वैसा करना पड़ेगा, ठीक। हाँ ठीक है, चलो, है ना। तो केमिस्ट्री वाली थोड़ी थोड़ी फील रहेगी, ये याद रखना, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा फोटॉन। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे पहले हम फोटॉन्स की बातें करेंगे, ठीक है। लाइक व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। यस, पहले तो ये चीज समझना पड़ेगी अपन को। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फोटॉन से। फोटोन की, व्हाट इज फोटोन, फोटोन की थ्योरी क्या है, ये कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिली। खासकर अभी जो अपना, खासकर अभी अभी जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं उसी के बाद फोटोन की पूरी थ्योरी आई है। व्हाट इज फोटोन, यहाँ से बात करते हैं अपन। देखो हमने वे ऑप्टिक्स, हमने सॉरी जब ऑप्टिक्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था लाइट इज वेव प्लस पार्टिकल। Some properties of light can be explained by its wave nature. Some property of light can be explained by its particle nature. और एक्चुअली लाइट दोनों है, एक्चुअली लाइट दोनों है। जब लाइट को अपन वेव मानते हैं तो वो किस तरह की वेव है, ईएम वेव है। जब लाइट को अपन पार्टिकल मानते हैं तो कौन सा पार्टिकल है, वो फोटोन। एक्चुअली क्या है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन। लाइट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल, लाइट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल। अब जब वो पार्टिकल है तो उसको अपन फोटोन बोलते हैं, और इस फोटोन के बारे में हमको डिस्कस करना है, ये कहां से पहली बार आया, क्या हुआ, इस सब हमको डिस्कस करना है, ठीक है। चलो लिखो, फोटॉन्स आर, फोटॉन्स आर बंडल और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स आर बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दे आर लाइट, एंड दे आर लाइट। मतलब लाइट ही फोटोन है या फोटोन लाइट है, एंड दे आर लाइट। तो कोई पूछे लाइट क्या है, तो लाइट इज फोटोन। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इन टर्न लाइट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और
फिर लाइट की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी फोटोन की भी हो जाएगी। हमने ऑप्टिक्स में जो भी पढ़ा है वो सारी प्रॉपर्टी फोटोन की भी हो जाएगी। आपने जितने भी अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है वो सब फोटोन की भी है ना। तो लिखते हैं आगे, बिकॉज फोटॉन्स आर लाइट, because photons are light, because photons are light, they travel with speed of light in free space. They travel with speed of light in free space, which is nearly 3 into 10 power 8 meter per second, which is nearly 3 into 10 power 8 meter per second. In medium, speed is given by 1 upon root over mu naught mu epsilon. In medium, speed is given by 1 upon root over mu epsilon. In medium, speed is given by 1 upon root over mu epsilon. Photons can be, अगला point, photons can be reflected, refracted, absorbed, emitted, etc. Photons can be reflected, refracted, absorbed, emitted, etc. लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, लाइट के सोर्सेस क्रिएट करते हैं, इमिट करते हैं वो लाइट, और लाइट अब्सॉर्ब भी होती है। तो सेम सारी चीजें फोटोन के साथ होगी। फोटोन भी इमिट कर सकते हो आप, फोटोन रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लिख लीजिए। चलो, तो ये तो फोटोन को, लाइट के बारे में अपन ने लाइट और फोटोन को एक जैसा कर दिया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो पैकेट की एनर्जी कितनी है ये बात करते हैं। ये तो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड फोर्थ जो भी पॉइंट है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन is given by, the energy of a photon is given by E equal to h nu और hc by lambda, E equal to h nu और hc by lambda। इससे पता ही होगा आपको, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। So a single photon has this much of energy and the energy of photon is related with its frequency। उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। स्पीड भी मीडियम पे डिपेंडेंट है, वेवलेंथ भी मीडियम पे डिपेंडेंट है, इनका रेशो कांस्टेंट आता है। हेंस मीडियम बदलने से एनर्जी ऑफ फोटॉन नहीं बदलती। विथ मीडियम एनर्जी ऑफ फोटॉन डजंट चेंजेस। मीडियम के साथ एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज नहीं होती। विथ मीडियम E photon does not changes। मीडियम के साथ ये चेंज नहीं होती, ठीक है। हर फोटोन में कुछ एनर्जी है। तो लाइट क्या होती है, लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटोन। जब किसी सोर्स से लाइट इमिट होती है तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। कोई भी जैसे लाइट बल्ब अगर हम देखें, सपोज हमने यहाँ पे एक लाइट बल्ब लगा रखा है, ठीक है, वो उसको ग्लो कर रहा है। तो जब कोई लाइट बल्ब ग्लो करता है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे फोटोन, और फोटोन तो दिखते तो है नहीं, मैं बस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह से सर्कल जैसा गोल गोल बना रहा हूँ, दिखते तो है नहीं फोटोन, किसी ने देखा है नहीं उनको। तो ये हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से कुछ पार्टिकल जैसी चीजें जो बाहर निकल रही है। तो लाइट सोर्स इमिट्स पार्टिकल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। इस तरह से उससे बहुत सारे फोटोन निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोटोन निकलते हैं। h की वैल्यू बहुत छोटी है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो कोई भी नॉर्मल जो छोटा सा कम पावर का भी लाइट सोर्स होता है ना, उससे कई सारे फोटोन निकलते हैं। एक नॉर्मल घर में जो 1 वाट का 0 वाट का बल्ब होता है ना, वो भी कई सारे फोटोन इमिट करता है। क्लियर?
ये पॉइंट क्लियर? चलो, है ना। नाउ फोटोन का अपने एनर्जी की बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, photons have zero rest mass. 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 वैसे तो फोटोन हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। और एक पॉइंट रह गया कि ये स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएबल होती है फ्रेम से, है ना। ये लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएबल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर फ्रेम में फोटोन सेम स्पीड से चलते हुए दिखता है। तो फोटोन वैसे तो रोक नहीं सकते अपन, अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो स्लो हो सकता है, या कोई मीडियम उसको पूरा अब्सॉर्ब कर सकता है, तो फोटोन की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा होता नहीं कि एक फोटोन को बस रेस्ट पे बिठा के रख दिया। अगर रेस्ट पे बिठा के रख दो तो उसका मास निकालने पे जीरो आएगा, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे फोटोन इकट्ठा करे, सबको बेचारों को चुपचाप बिठा दिया और फिर उनका वेट मेजर करने की कोशिश करी तो यू विल गेट जीरो, उनका रेस्ट मास जीरो होता है। पर ये मेजर हो नहीं सकता, है ना, फोटोन रेस्ट पे ला नहीं सकते अपन। तो इसकी है ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। हमने अभी तक यही देखा है कि इनका जो मास है वो जो भी अपन मेजर करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी लिमिट थी मेजरमेंट की, उससे भी कम है, ठीक है। चलो, कुछ बोल रहा है मतलब रेस्ट पर उनकी एनर्जी जीरो होती है। नहीं बेटा, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फोटोन की एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। हम जब रेस्ट पे ला ही नहीं पा रहे तो एनर्जी जीरो हम देख ही नहीं पाएंगे कि जीरो है या नहीं, है ना, हमें पता ही नहीं उनकी एनर्जी जीरो है या नहीं, ठीक है सर। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अ पार्टिकल टू ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट शुड हैव इनफाइनाइट मास। तो ये पार्टिकल्स का रेस्ट मास होता ही नहीं ना। ये आप जो आइंस्टाइन थ्योरी लगा रहे हो ना, उस थ्योरी को आपने कैसे बोल दिया ये इनफाइनाइट मास हो सकता है? ये कैसे आपको, मतलब ये थोड़ा सा यशवर्धन लैंग्वेज गलत जा रही है ना। आप जिस जिस थ्योरी की बात कर रहे हो आइंस्टाइन थ्योरी की, उसमें ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो मास उसका इनफाइनाइट होना चाहिए। उसका ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच स्पीड आ जाएगी तो उसका मास बहुत ज्यादा होने लगेगा, अब उसकी स्पीड बढ़ नहीं पाएगी। थ्योरी थोड़ी सी अलग थी यशवर्धन, ठीक है। हाँ, है ना, आपने उसको थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। चलो, तो फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो होता है। प्रैक्टिकली हमने जब भी इसका मास मेजर करने की कोशिश करी है, अभी तक जो भी हमारी लिमिट है उससे कम ही आया है मास, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही आया है। हमारी लिमिट बहुत ही स्मॉल रखी थी हमने, उससे भी कम आया। हम जितना मेजरमेंट कर पा रहे हैं उससे भी छोटा ही मास है, ठीक है। अभी इसको वेरीफाई तो नहीं करा है, पर बहुत कम है। फोटोन का जीरो रेस्ट मास होता है, लेकिन वो मोमेंटम जरूर कैरी करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन कैरीज मोमेंटम विद देम। फोटोन कैरीज मोमेंटम विद देम, and this momentum of photon is given by h by lambda। ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई करो तो hc अपॉन लैम्डा c, hc अपॉन लैम्डा को एनर्जी लिख सकते हो तो एनर्जी बाय c। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h by lambda और एनर्जी बाय c। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h by lambda और एनर्जी बाय c। अब उनका मोमेंटम है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो कई लोग ये सोचते हैं कि मोमेंटम को स्पीड से डिवाइड करो तो मास मिलना चाहिए, तो लोग मोमेंटम को विच इज h बाय लैम्डा उसको c से डिवाइड कर देते हैं, तो सोचते हैं कि मास मिलना चाहिए, है ना, p बाय c करके वो हो जाएगा h बाय लैम्डा c, तो उसको e बाय c स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना। आपको ऐसा मास मिलना चाहिए। तो ये जो अपन को मैथमेटिकल चीज जो मिल रही है, ये इसको कुछ नाम दे दिया गया, इसको बोला डायनामिक मास, डायनामिक मास, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अपन ने नया नाम दे दिया डायनामिक मास, पर प्रोटॉन पर फोटोन को कोई मास होता नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा है, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, मोमेंटम को c से डिवाइड करो, तो जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी नंबर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड डायनामिक मास ऑफ फोटोन। बट फोटोन का एक्चुअल मास क्या होता है? जीरो। पॉइंट क्लियर हुआ? माधव बोल रहा है आवाज कम हो गई, जस्ट अ मिनट। ठीक है।
एक मिनट, अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है सर, अगर उनमें मोमेंटम होता है तो हमें हिट करने होते हुए फील क्यों नहीं होता? अच्छा, और एक और पॉइंट आया, अगर मास नहीं होता तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों दिखता है? बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा ही नहीं अभी आपने, वो पढ़ेंगे जब देखेंगे। और मोमेंटम वाली बात, कुछ मोमेंटम फील होता है फोटोन का, हम फील नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने, कई बच्चों ने असली में बहुत सारी चीजें देखी नहीं है, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिट, नहीं क्या बोल रहे अपन, बैक्टीरिया वगैरह को असली में देखा नहीं आपने, कोई वायरस को असली में देखा नहीं आपने, कोरोना वायरस किसी ने असली में देखा नहीं है अपनी नेकेड आई से, तो हम ये थोड़ी बोल देंगे कि वायरस है ही नहीं, है ना सर? हाँ सर ऐसे YouTube पे एक वीडियो देखी थी मैंने अभी रिसेंटली सर, एक YouTube चैनल है नील रेडे शॉर्ट्स हाँ सर, उस पे उन्होंने एक बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी की जो टॉर्च थे उनके पास हाँ सर, उसकी हेल्प से सर उन्होंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें सर ये प्रूव करा था उन्होंने कि मास मोमेंटम देखा जा सकता है। वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से सर, मेरे को हाँ वीडियो वापस मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा सर ग्रुप में सर उसमें यही प्रूव किया गया था। हाँ। और उसमें क्या, बहुत वो तो सिंपल सी चीज कुछ करी, बहुत सारी जगह है जहाँ पे प्रूव होता है कि फोटोन में मोमेंटम है। जैसे अपने सैटेलाइट जितने भी रिवॉल्व करती है ना, तो सैटेलाइट पे जब भी सोलर फ्लेयर्स होती है, सन से जब हाई रेडिएशन आते हैं, तो सैटेलाइट पे वो सन की रेडिएशन की वजह से मोमेंटम फील होता है, और फ्री स्पेस में थोड़ा भी मोमेंटम थोड़ा स्पीड में चेंज करता है, तो इसलिए सैटेलाइट को अपना पाथ डिविएटेड फील होता है। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, सैटेलाइट में थोड़ा फ्यूल होता है जिससे वो अपने पाथ को थोड़ा सा करेक्ट कर सके। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती है ऐसा। ठीक है, और सोहम बोल रहा है सोलर सेल मंगल मिशन में देखा होगा, हाँ, तो बहुत सारी चीजें यार, ऐसा मतलब एक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, फोटोन में मोमेंटम है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, हम फील नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत कम होता है, ये जो एच है वो छोटा है, तो दिस मोमेंटम इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, तो हमें बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन लगेंगे जिससे हम फील कर पाएंगे मोमेंटम। समझे बात? चलो, तो डायनेमिक मास क्या होता है ये अपन ने बात करी, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, फोटॉन्स आर चार्जलेस, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, उन पे कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। ठीक है, अब वो चार्जलेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट फील नहीं करेंगे, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, फोटोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो चार्जलेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन का मास तो है नहीं लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में वो अफेक्ट होते हैं, है ना, दे आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि सन हमारा बहुत हेवी है, सन के आसपास जो स्टार्स है ना, सन की वजह से उनसे जो लाइट रे आती है, वो लाइट रे या फोटोन की रेस थोड़ा सा डिविएट हो जाती है, तो एक्चुअल जो उनकी पोजीशन है वो उससे थोड़ा सा शिफ्टेड फील होते हैं हमको, थोड़ा सा शिफ्टेड फील होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड हमें इमेज बनी हुई दिख सकती है कहीं और पर, समझे बात, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये बात समझ में आई? हाँ, ब्लैक ब्लैक होल, यस, ब्लैक होल का भी एक अच्छा एग्जांपल है, बिल्कुल सही। ब्लैक होल में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, तो वहां से फोटोन बाहर नहीं आ सकते, फोटॉन्स का फोर्स लगता है तभी तो बाहर नहीं आ सकते, फोटॉन्स पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तभी तो बाहर नहीं आ सकते। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड कैन इवन कॉज फोटोन टू अब्सॉर्ब, और उनको बाहर नहीं निकलने देता, अब्सॉर्ब नहीं बोल सकते अपन, मतलब फोटोन इतना फोर्स से पुल हो गया है कि बाहर ही नहीं आ पा रहा। ठीक है, हाँ, अब रचित बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही मास के कारण है, तो मास है नहीं फिर भी ये क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है, तो वहां से सिग्नल भी नहीं आ सकते, बिल्कुल सही गोपाल, जो ब्लैक होल होते हैं ना उनमें से कुछ भी चीज नहीं आती,
सहज बोल रहा है सर ये मेथड एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्शन यूज करी थी, डिटेक्शन में यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। इफ दो डोंट हैव मास फोटोन तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बिल्कुल सही ओम। अंशुल बोल रहा है मेरे डाउट का आंसर दे दीजिए। क्या है अंशुल आपका डाउट? जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन करते हैं, हाँ देखेंगे। यस, असीम सबसे सही चीज बोल रहा है अभी, ठीक है। एक मिनट, अंशुल का क्या डाउट था? डायनेमिक मास को मास ड्यू टू मोमेंटम बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, पर ऐसा बोलना क्यों चाह रहे हो आप? कुछ भी है ना, हमें कुछ डिफाइन तो करना नहीं है, हमें तो जो चीजें डिफाइंड है बस वो यूज करना है। तो बस ये है कि इसे डायनेमिक मास बोलते हैं, मास ड्यू टू मोमेंटम ऐसा कुछ कहते नहीं इसको। चलो, तो अब ये पॉइंट कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड फोटोन को अफेक्ट करती है, ये समझ नहीं आता। उसका मास नहीं है फिर भी ग्रेविटेशनल फील्ड उसे अफेक्ट कर रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगती है ये चीज, हमें समझ नहीं आता कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। मास नहीं है लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इसे अफेक्ट कर रही है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड मासेस को अफेक्ट करती है। तो इसका सही रीजन ये होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अब धीरे धीरे जब आप आगे जाके पढ़ते हो चीजें तो समझ में आता है कि स्पेस टाइम कर्वेचर होता है बिकॉज ऑफ द मासेस, और स्पेस टाइम में जो कर्वेचर है उसकी वजह से हमें लगता है कि ग्रेविटेशन का फोर्स क्रिएट हो रहा है। और वो स्पेस टाइम का कर्वेचर जो होता है उस स्पेस के कर्वेचर की वजह से ही फोटोन कर्व पाथ पे चलता है। तो ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी ने उस पर फोर्स लगा के उसको पुल कर लिया, पर ग्रेविटी नहीं पुल कर रही है, एक्चुअली स्पेस कर्व हो गया है। समझे कुछ पॉइंट? हाँ, तो क्लासिकल फिजिक्स का बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, और वो चादर वाली पिक्चर तो कई लोगों ने देखी होगी कि चादर को बहुत स्ट्रांगली पुल करके रखा है, बीच में हैवी मास डाल दिया तो दूसरा मास उसकी तरफ जाने लगता है। वो भी थोड़ा उतना उतना काउंटर इंट्यूटिव है, थोड़ा सा वो उतना सही नहीं है वो, ठीक है, लेकिन चला सकते हैं। अब शांति, धीरे से बहुत सारे आपके डाउट आ रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो लेकिन यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लगेगा नहीं, तो फिर फोटोन के मास से रिलेट करना गलत होगा। तो अपन ने वेदांत अभी जस्ट, प्लीज आपके मैसेजेस थोड़ा रोक दीजिए, बहुत सारे मैसेजेस मैं एक बार पढ़ लूँ सारे। पहले तो वेदांत पूछ रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेट करना गलत होगा, तो जस्ट अपन ने बात करी कि एक्चुअली हम ग्रेविटेशन का फोर्स कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में ग्रेविटेशन का फोर्स कुछ होता ही नहीं है, स्पेस में कर्वेचर होता है, और वो कर्वेचर की वजह से हमको ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स कर्व पाथ पे चल रहे हैं। वो ग्रेविटेशन के फोर्स से नहीं होता है, वो स्पेस में कर्वेचर की वजह से होता है, ठीक है। चलो, अब बाकी इस चीज पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारे कोर्स में ये सब है नहीं, है ना। अब सेकंड अथर पूछ रहा है ग्रेविटी डजंट एक्चुअली अप्लाई ऑन अ फोटोन, फोटोन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। बिल्कुल सही अथर, मैं भी यही चीज बोल रहा था। सर तो वो चैप्टर जो पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़ा? एनएलएम वाला मैकेनिक्स गलत क्यों पढ़ी? बेटा मैकेनिक्स हमने गलत नहीं पढ़ी है, हमें जो उस समय पुराना जो फिजिक्स है वो पढ़ा है आपने, आपने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा है। तो धीरे धीरे आप है ना धीरे धीरे मेच्योर होते जा रहे हो। अच्छा, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले ही, कल परसों ही अपन ने वो पढ़ा, डैम्ड एसएचएम, फोर्स्ड एसएचएम। क्या ये 11th में पढ़ा सकता था मैं आपको? बताओ, नहीं पढ़ा सकता था ना? सोचो जरा, अगर 11th में कोई भी टीचर आपको ये पढ़ाते तो आपको समझ ही नहीं आता कुछ भी, है कि नहीं? यार ऊपर से चले जाता, और 12th में पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा आपको, ठीक है। तो वही बात है कि हम धीरे धीरे मेच्योर होते हैं और हम चीजों को समझने लायक होते हैं। तो हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ डेवलप होती है और रेडिकल कॉन्सेप्ट और रेडिकल चीजें बच्चे पढ़ने लायक बन जाते हैं, ठीक है। बहुत रेडिकल कॉन्सेप्ट है कि मास रखने से स्पेस कर्व हो गया। अब स्पेस कर्व हमको दिखता है नहीं, तो हमको लगता है ये क्या अजीब सी बात कर रहा है कोई, समझे? चलो, फिर और क्या बोल रहे हैं? मैकेनिक्स गलत क्यों पढ़ी वो देख लिया। हार्दिक, हाँ ये क्लासिकल फिजिक्स का मैंने एक वीडियो देखी थी चादर वाली, हाँ बहुत बहुत मिलती है। इंटरस्टेलर मूवी में भी ऐसे ही कुछ बताया था, हाँ वीडियो देखी होगी आपने सारी। स्पेस कर्व क्यों होता है? अब शांतनु पूछ रहा है स्पेस कर्व क्यों होता है, तो ये तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, इस चीज में तो मैं जाने वाला ही नहीं हूँ, ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं। और नाइन में भी इतना इंटरेस्ट, देखो 11th-12th का फिजिक्स ज्यादा पूछते हैं आईआईटी में, तो हमारा इंटरेस्ट भी उसमें ज्यादा होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया है हमको, लेकिन हम ज्यादा डेप्थ में जाते नहीं चीजों में, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
चलो, जब आईआईटी वो पूछने लगेगा या हमारा पढ़ाने का काम वो होगा तो हम उन चीजों में जाएंगे। सर जब बचपन से पढ़ रखे वो सब झूठ है। झूठ नहीं है बेटा। वो न्यूटन से भरोसे ही उड़ गया रचित का। तो मतलब सर नॉर्मल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में नहीं लगाते। नहीं, कुछ ये जो मॉडर्न फिजिक्स में भी नहीं आता ये ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट। ये आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये है, मॉडर्न फिजिक्स इज स्लाइटली डिफरेंट। मॉडर्न फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी भी कोशिश कर रही है यूनिफाई करने की, यूनिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ चलो अब मोरिन सेज मैकेनिक्स इजंट रॉन्ग, इट्स इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही असल। इट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ इन द फैब्रिक। हाँ ठीक है, प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो ओके। तो बस बहुत सारे आपके मैसेज हो गए, अब आगे बढ़े। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही चल रहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड से अफेक्ट होते हैं। फिलहाल के लिए हम यही याद रखेंगे, कर्वेचर वगैरह लिखकर मत आना कहीं पर भी। आप स्कूल में लिख मत देना, आईआईटी में तो ऑब्जेक्टिव होती है, वहां लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ऐसा मत लिख देना कि कर्वेचर होता है इसलिए घूम जाते हैं, स्पेस कर्व होता है इसलिए घूमते हैं। अभी यही लिखना आपको, फिलहाल यही लिखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड से अफेक्ट होते हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक है चलो, तो फोटोन के बारे में चीजें अपन ने काफी कुछ पढ़ ली। फोटोन क्रिएट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं, अब्सॉर्ब भी हो सकते हैं, क्या क्या चीजें सब देख ली। अच्छा, फोटोन में मोमेंटम होता है, हमने बात करी थी। तो जब फोटोन किसी सरफेस पे गिरते हैं तो मोमेंटम फॉल होता है। मोमेंटम फॉल होगा तो फोर्स भी लग सकता है, प्रेशर भी लग सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। उस प्रेशर को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर? द फोर्स कॉज्ड बाय photons when they are falling on a surface and pressure caused by it is called radiation force and radiation pressure. देख लो ये पॉइंट। ठीक है चलो, सेवंथ का डायग्राम एक बार फिर से बता देता हूँ। ये कोई स्टार है जहां से लाइट रे इमिट हुई, लेकिन ये कोई सन वगैरह था जिसने लाइट रे को बेंड कर दिया। तो इस सन की वजह से हमें वो स्टार यहाँ से यहाँ दिखेगा, हमें लाइट रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। तो उसकी इमेज हमें दिखती है, हमें शिफ्टेड पोजीशन पे दिखता है वो। ओके तो अभी आपने लिखा रेडिएशन प्रेशर बिकॉज ऑफ फोटोन। जब फोटोन किसी सरफेस पे फॉल करते हैं, मोमेंटम फॉल होता है सरफेस पे। ड्यू टू दिस मोमेंटम सरफेस फील करती है कुछ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स एंड द प्रेशर बाय दिस फोर्स इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपन समझने के लिए। पहले हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पर आप पहले, सबसे पहले तो ये देखोगे कि एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है। आप देखोगे कि किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर मुझे इस पी पॉइंट, पी नहीं, पी मोमेंटम भी इसको कुछ बोलते थे अपन, अब बी पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको अगर किसी ने पूछा इंटेंसिटी क्या है बताओ, तो आप सबसे पहले यहाँ देखोगे कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर, जो भी एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एक एरिया चूज करो, उसके परपेंडिकुलर एक एरिया कंसीडर करो। एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर एक एरिया कंसीडर करो। इस एरिया पर कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, कितने टाइम में, वो फाइंड करो। We define intensity then energy falling on this area divided by time. Energy per unit area per unit time is called intensity. अब डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि ये जो एरिया है ये एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर, ये कोई नॉर्मल एरिया नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या इंटेंसिटी की डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। इंटेंसिटी इज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बी सम पॉइंट, पॉइंट बी पर अपन देख रहे हैं, सम पॉइंट था जहां पर अपन देख रहे थे। तो किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो उस पॉइंट पर आप एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया चूज करते हो। ये चीज समझ में आई? एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया आप चूज करते हो। ठीक है, यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एरिया वी डिफाइन इंटेंसिटी।
अब फोटॉन्स की इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा ये समझते हैं अपन। तो फोटॉन्स हैव सम एनर्जी, ईच फोटॉन हैज सम एनर्जी। हमने लिखा है देखो एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है h/h। और जब किसी लाइट सोर्स से फोटॉन इमिट होते हैं तो एक दो इमिट नहीं होते हैं, बहुत सारे फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं। A lot of number of photons are actually traveling. A lot of number of photons are actually traveling. So in a time, what is the total number of photons which are crossing this area into energy of each photon? That will be the total energy crossing. Photon के लिए जो energy हो जाएगी वो लिखेंगे number of photon, number of photon, number of photon जो cross कर रहे एरिया को, crossing area into energy of each photon. जब हम लाइट को फोटोन जैसा माने तो फॉर लाइट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया will be the energy of the photon which is flowing through this area, and that should be the number of photon which are crossing the area into energy of each photon. ठीक है, मान लो नंबर ऑफ फोटोन को मैंने कैपिटल एन लिखा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को मैंने hc बाय लैम्डा लिख दिया या h न्यू लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आपकी जो इच्छा। ठीक है, तो ये उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करो। नाउ इंटेंसिटी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको कई बार लोग फोटोन फ्लक्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस एक्सप्रेशन को कई बार फोटोन फ्लक्स भी बोलते हैं। This number is called photon flux. This complete expression is called photon flux. Photon flux. ठीक है, तो बाय फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो या तो हम नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे हैं या हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर या उनका नंबर बढ़ाकर दोनों तरीके से हम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं फोटॉन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दूं कीपिंग नंबर ऑफ फोटॉन क्रॉसिंग सेम, देन इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। और अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन डबल कर दूं कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम तो भी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। इंटेंसिटी का डबल हो जाना दो वजह से हो सकता है, या तो नंबर ऑफ फोटॉन डबल हो गए या फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, या हो सकता है कि दोनों थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा हो, है ना। मतलब दो फैक्टर है जिनसे चेंज करके हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छे से देखो। यस, ठीक है, चलो तो इंटेंसिटी का मतलब हमें अच्छे से क्लियर हुआ, है ना। अब कई बार है ना हमें इंटेंसिटी दे दी जाती है और हमें पूछा जाता है कितने फोटॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फॉल कर रहे हैं या कितने फोटॉन पर यूनिट टाइम फॉल कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर यूनिट टाइम हमसे पूछ लिया जाता है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, चलो वो देखते हैं अपन। तो ये इधर का थोड़ा पोर्शन ये सब हटा रहा हूँ, ये सब हमारा हो चुका है। सपोज इस डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है, मतलब फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी सपोज आई है, आई सपोज इंटेंसिटी है, ठीक है। और हमको एरिया जो दिया वो इस तरह से दिया, एक ऐसा एरिया दे दिया आपको ए, ठीक है। एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है, एरिया की जो नॉर्मल डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्मल टू एरिया, उसका इंसिडेंट लाइट से कुछ एंगल, इंसिडेंट लाइट से सपोज थीटा है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर मुझे इस एरिया ए को लेकर इंटेंसिटी डिफाइन करना होती तो मुझे एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ता ना, ए कॉस थीटा या डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता ना, सही बात है क्या। इंटेंसिटी अगर मुझे एरिया को लेकर डिफाइन करना पड़ती है ऐसा तो मुझे ए कॉस थीटा लेना पड़ता। तो जो इंटेंसिटी आई फॉल कर रही थी, पूरे एरिया पे इंटेंसिटी फॉल कर रही है, दैट मस्ट बी द एनर्जी फॉलिंग ऑन द एरिया डिवाइडेड बाय एरिया का cos थीटा कंपोनेंट इनटू टाइम
और एनर्जी को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फोटोन मतलब n इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन h न्यू या h by लैम्डा, ठीक है, डिवाइड बाय a cos थीटा इनटू टाइम। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पूछा जाए तो आप वो निकाल सकते हो। देखो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम वो हो जाएगा I a cos थीटा अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन व्हिच इज h न्यू और h by लैम्डा। ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन सरफेस पर यूनिट टाइम। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। क्या मिला? I a cos थीटा अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, I a cos थीटा अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अगर हमें किसी सरफेस पर लाइट फॉल करते दिख रही है एट इंसिडेंस एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो उस सरफेस पे कितने फोटोन पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं हम बता सकते हैं। क्लियर है क्या? देखो अच्छे से, ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। ये तो फ्लक्स लाइट है, नहीं फ्लक्स लाइट है। अच्छा नहीं, फ्लक्स में एरिया भी आता है ना बेटा, फोटोन फ्लक्स में एरिया भी लिखता है, तो कुछ कुछ वैसी चीजें। हाँ हाँ, उसमें भी ऐसे होता था, फ्लक्स में भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऐसे करते थे ना। ई ए कॉस थीटा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। हाँ वैसे कुछ चीजें ये बिल्कुल सही। चलो नोट हो गया। यस ठीक है। तो अगर हमें किसी भी सरफेस पर लाइट फॉल करते दिख रही है, उस सरफेस पे छोटा सा कोई एरिया हो जिसपे थीटा एंगल पे लाइट फॉल हो रही है, तो थीटा एंगल पे फॉल होने वाली लाइट की वजह से कितने फोटोन फॉल हो रहे हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं रेडिएशन प्रेशर। अब अपन रेडिएशन प्रेशर निकाल सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट अपन रेडिएशन प्रेशर निकालना सीखते हैं। रेडिएशन प्रेशर को मैं दो सिचुएशन में फाइंड करूंगा, दो अलग अलग केसेस में फाइंड करूंगा। पहला केस कि सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग है या अब्सॉर्बिंग ले लूंगा फर्स्ट केस, और दूसरा रिफ्लेक्टिंग ले लूंगा। सरफेस लाइट को पूरा अब्सॉर्ब कर ले, जो भी लाइट दे रही है पूरा अब्सॉर्ब कर रही है सरफेस, और दूसरा केस सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है, मिरर जैसी है सरफेस। तो दोनों केसेस का अलग अलग हम रेडिएशन प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर एंड फोर्स क्या होता है वो निकालेंगे, फोटोन की वजह से कितना फोर्स लगेगा प्रेशर लगेगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है सर, ये म्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखना कन्वेंशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको समझ में आया, मल्टीपल फॉर्मूले बने इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आपकी इच्छा आप किसी एक चीज को लिखो, आप तो ये दोनों ही ना लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख दो नीचे, वो भी चलेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है कि दोनों चीज बार बार लिखना पड़ती है। ठीक है चलो, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर का केस वन, सरफेस प्योर अब्सॉर्बिंग, जो भी लाइट गिरी सरफेस को उसको 100% अब्सॉर्ब करें। ठीक है, तो मान लो ये कोई सरफेस है, एरिया ऑफ सरफेस इज ए, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस एंड लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। इस पूरी सरफेस पे जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए आई है। ठीक है, जब इस पे लाइट फॉल कर रही है तो फोटोन फॉल कर रहे हैं, फोटोन आया अपने साथ अपना मोमेंटम लाया, फोटोन आया, फोटोन अपने साथ अपना मोमेंटम लाया। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो जिस डायरेक्शन में फोटोन आ रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो उसी डायरेक्शन में सरफेस को फोर्स लग रहा होगा, ऐसा सरफेस पे फोर्स आ रहा होगा। फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, momentum transfer to the surface per unit time, this will be momentum
ट्रांसफर्ड टू सरफेस पर यूनिट टाइम, इस तरह से निकाल सकते हैं ना अपन, बताइए, है ना? ठीक है, चलो अब मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम, दिस विल बी नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम into momentum given by each photon, momentum given by each photon। अब हर फोटोन कितना मोमेंटम लेके आ रहा था? अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा हो तो मोमेंटम जो एक फोटोन लेके आएगा वो h by लैम्डा होगा। इतना ही मोमेंटम अगर सरफेस अब्सॉर्ब कर रही है तो पूरा सरफेस को मिलेगा, तो जो फोटोन का पूरा मोमेंटम है यही मोमेंटम गिवन हो जाएगा बाय ईच फोटोन। मोमेंटम बाय ईच फोटोन is going to be h by lambda। जितना फोटोन का पूरा मोमेंटम है पूरा सरफेस को मिला। और नंबर ऑफ फोटोन कैसे लिखेंगे ये अभी सीखा था हमने, तो यूज करो ये सारी चीजें। नाउ फोर्स हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन, वो हो जाएगा आई एरिया एंगल ऑफ इंसिडेंस के cos अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच इज h by lambda इनटू एनर्जी ऑफ ईच मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय ईच फोटोन इज h by lambda। सॉल्व करो तो देखो फोर्स आ गया मेरे पास आई ए cos थीटा बाय c, इतना फोर्स लगता है रेडिएशन की वजह से सरफेस पे लगने वाला फोर्स आ गया। दिस इज द फोर्स ऑन द सरफेस। और कोई प्रेशर पूछे तो प्रेशर के लिए सरफेस के नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट चाहिए आपको, फोर्स परपेंडिकुलर या नॉर्मल, जो भी ये फोर्स लग रहा है उसका आपको नॉर्मल कंपोनेंट करना पड़ेगा। फोर्स एंगल पे लग रहा है इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा प्रेशर लिखने के लिए। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस अपॉन एरिया। तो फोर्स नॉर्मल के लिए फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट लिया अपॉन एरिया, फोर्स cos थीटा हो जाएगा आई ए cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे c और एक और एरिया, तो एरिया से ये कैंसिल किया जाएगा, देखो आई बाय सी cos स्क्वायर थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडिएशन प्रेशर। तो ऑन अ सरफेस व्हिच इज प्योर अब्सॉर्बिंग, जो भी लाइट गिर रही है पूरी तरह से इसको अब्सॉर्ब कर रही है, लाइक ब्लैक बॉडी की दूसरी सरफेस है। तो इस तरह की सरफेस पे जब लाइट फॉल गिरती है, लाइट फॉल होती है, तो कितना फोर्स लगता है और कितना प्रेशर लगता है दोनों निकाल। ये जो फोर्स लग रहा है वो लाइट की डायरेक्शन में लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन भी ध्यान रखना होगी। इट इज डायरेक्टेड अलोंग लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में लग रहा है। चलो सब कुछ देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। फोटॉन्स की वजह से सरफेस पे कितना फोर्स लगता है वो अपन ने देखा। सहज पूछ रहा है व्हाट इज एफएन। एफएन मतलब नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या फोर्स है, इसको मैंने एफएन बोल दिया था। भाई सरफेस के किसी भी एंगल पे जो फोर्स लग रहा है उससे थोड़ी प्रेशर डिफाइन होता है। प्रेशर की डेफिनेशन में सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या फोर्स है डिवाइड बाय एरिया। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये बच्चों से बहुत गड़बड़ होती है ना। प्रेशर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर कितना फोर्स है वो लेते हैं। कई बार बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, सरफेस का कंपोनेंट ले लेते हैं, सरफेस का कंपोनेंट लेके प्रेशर डिफाइन कर देते हैं, वो गलत है। प्रेशर के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लिया जाता है, ठीक है? ओके, इफ एवरीथिंग इज नोटेड, तो हमने अभी केस 1 देखा प्योर अब्सॉर्बिंग सरफेस। अगले केस की तरफ बढ़े, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस चालू करते हैं। अब प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
100% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा केस ले लेते, तो लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी, है ना। फोटोन आया और वापस भी गया, आते वक्त मोमेंटम लाया, जाते वक्त मोमेंटम ले गया, लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले p cos थीटा अलोंग द सॉरी p का sin थीटा अलोंग द सरफेस था, बाद में भी p का sin थीटा अलोंग द सरफेस होगा। ठीक है, सरफेस के पैरेलल p sin थीटा था, बाद में भी p sin थीटा है, तो p sin थीटा में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर पहले p cos थीटा इधर था, बाद में p cos थीटा बाहर की तरफ है, तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2p cos थीटा या 2h by lambda cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है। ड्यू टू ईच फोटोन, द फोटोन का चेंज इन मोमेंटम जो हुआ उतने ही सरफेस को मोमेंटम मिला होगा। ये समझ में आ रहा है, अच्छे से देखो, इसमें कोई डाउट है क्या, समझो अच्छे से, है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नॉर्मल, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल यही आएगी, क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है, तो सरफेस को इसी डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। ये मोमेंटम का चेंज आया कि नहीं समझ में, पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है क्या, यस। ये मेन चीज बस यही है, ये आ गया तो फिर तो कुछ भी बचा नहीं है, ये अगर आ गया तो सब कुछ हो गया अपना। अब मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस पर यूनिट टाइम, फोर्स तो यही लिखेंगे, हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन, मोमेंटम गिवन बाय ईच फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन भी सेम आएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होने से नंबर ऑफ फोटोन थोड़ी बदल जाएगा, ये तो सेम ही होगा। ठीक है, गोपाल बोल रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स से माना है क्या, नहीं इसमें बेसिक्स लगाए, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स बोल सकते हो, थोड़ा बहुत लगाए, पर फोटोन का कॉन्सेप्ट तो उसका है ना अपना, फोटोन का कॉन्सेप्ट तो मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो फोटोन आया, तो आते वक्त p cos थीटा मोमेंटम लाया, p cos थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर मोमेंटम लाया, जाते वक्त p cos थीटा लेके गया, but the direction of p cos theta has changed. Initially p cos theta was perpendicular to surface inward, afterward p cos theta is outward, तो change in momentum हो जाएगा 2p cos theta। ठीक है, हर फोटोन का इतना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, ये क्लियर हो गया अच्छे से। चलो, अब हर फोटोन का चेंज इन मोमेंटम था 2h by lambda cos theta, और इतने ही फोटोन गिर रहे होंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 2ia cos per theta by c, and it is directed along the normal, सरफेस के नॉर्मल के अलोंग लग रहा है, क्लियर। और सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स है, यही पूरा नॉर्मल है, इसको एरिया से डिवाइड करो, तो एरिया से इसको डिवाइड करोगे, 2 का फैक्टर आएगा बाहर, है ना, ऊपर ऑलरेडी cos पर थीटा फोर्स में था ही, तो 2i/c cos पर थीटा हो जाएगा। पिछली बार प्रेशर आ गया था i/c cos पर थीटा, अब उसका ठीक डबल आ रहा है, तो फोर्स में ज्यादा चेंज हुआ है, फोर्स में एक तो पिछली बार ia cos थीटा बाय c था, अब 2ia cos स्क्वायर थीटा बाय c है, और डायरेक्शन भी बदल गई इसकी, पिछली बार वो लाइट की डायरेक्शन में फोर्स था, अब की बार परपेंडिकुलर फोर्स है। इज दिस क्लियर, हाँ, जस्ट लाइक इलास्टिक कोलिजन जैसा कुछ हो गया, बिल्कुल सही। चलो देखो अच्छे से, हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से। वैभव पूछ रहा है इसमें इन इलास्टिक भी होते हैं क्या, नहीं इन इलास्टिक तो नहीं होता, या तो फोटोन पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा या पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यही हो सकता है, अब्सॉर्ब होगा या पूरा रिफ्लेक्ट होगा, पार्शियल अब्सॉर्ब हो ऐसा नहीं होता।
चलो अगर ये नोट हो गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने किसी सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है तो उस पर कितनी प्रेशर लगता है, कितना फोर्स लगता है, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। पर अभी मैंने ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराई थी एक एरिया पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस ही कर्व्ड हो, तो अलग अलग सिचुएशन कुछ हो सकती है। तो हम वैसे कुछ सिचुएशन देखेंगे, लेकिन उन सबको सॉल्व करने का बेसिक तो यही है जो भी हमने पढ़ा, बेसिक्स तो यही है सारा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं अपन, इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स। इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, इसकी हमको पावर दे रखी है P, याद रखिए दिस इज नॉट मोमेंटम, पावर, ठीक है। तो और अगर ये एक जैसा यूनिफॉर्म हो तो हर डायरेक्शन में इक्वल इक्वल लाइट के फोटॉन्स इमिट करेगा, अगर आइसोट्रॉपिक है अगर ये, सही बात है क्या? अगर ये आइसोट्रॉपिक है तो हर डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ फोटॉन निकलेंगे इससे, सही बात है क्या, है ना। तो हर डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल इक्वल लाइट के फोटॉन्स का नंबर निकल रहा है। इसकी टोटल पावर अगर मैं r डिस्टेंस पे जाके देखूं तो r रेडियस के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, r रेडियस के स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एरिया जिस पर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो हो जाएगा 4πr²। इस एरिया पे इसकी जो पूरी पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इंटेंसिटी यहाँ कितनी लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे पावर अपॉन एरिया, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम बाय एरिया, ये हो जाएगी इंटेंसिटी। ये पढ़ा हुआ है आपने, बस मुझे एक बार फिर से बताना था। Here, whenever I have a point source of light and it is emitting light equally in all direction, then the power is distributed over the sphere. So intensity at a distance r from the source is given by P upon 4πr². Intensity at a distance r distance from source is given by P upon 4πr². Clear? Yes. Okay. चलो, अच्छा अभी हमने जो केसेस देखे ना, इसमें मैंने प्लेन सरफेस लिया। अगर कर्व सरफेस हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही लगाना है आपको, बस आपको थोड़ा कर्व सरफेस है तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। नहीं, प्रोजेक्शन मत लगा लेना है ना, बुराउद्दीन जल्दबाजी मत करना, बिना प्रूव करे कुछ भी यूज मत कर लेना। एक हमारे पास हेमिस्फीयर है जिसके सेंटर पे मैंने एक लाइट का सोर्स रख दिया है, लाइट सोर्स ऑफ पावर P पावर का मैंने एक लाइट सोर्स रख दिया है एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। The radius of the hemisphere, let's say that is r. Radius of the hemisphere is r. And suppose this hemisphere is perfectly absorbing. Perfectly लाइट को absorb कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइट सोर्स की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा मुझे फाइंड करना है। लाइट सोर्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा मुझे फाइंड करना है। करे ट्राई, अपना टाइम ओवर हो चुका है। एक क्वेश्चन कर लेते, कर ले क्या? यस, ठीक है। तो देखो, लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी रिसीव होगी ओवर द सरफेस जो इंटेंसिटी रिसीव होगी वो तो हर जगह सेम होगी। क्यों? क्योंकि लाइट सोर्स कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। तो इस सोर्स की वजह से सब जगह इंटेंसिटी तो सेम रिसीव होगी। यहाँ पर जो इंटेंसिटी रिसीव होगी उसको लिख देंगे P अपॉन 4πr²। सही बात है क्या? इंटेंसिटी तो ये आएगी, है ना। इंटेंसिटी समझ में आया नहीं आया? यस, ओके। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं सेंटर से थीटा एंगल पे जाके देखता हूँ
तो यहाँ पर जो लाइट गिरेगी उससे जो फोर्स लगेगा वो इधर के एंगल पे लगेगा। प्योर ऑब्जॉर्बिंग सरफेस पे फोर्स की डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन में होती है। यहाँ लाइट का फोर्स ऐसे एंगल पे होगा, इस पॉइंट पे लाइट का फोर्स ऐसे एंगल पे होगा, इस वाले पॉइंट पे लाइट का फोर्स ऐसे एंगल पे होगा, तो एंगल चेंज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं कि इसमें एक सेक्शन जैसा कट करते हैं स्फीयर की सरफेस पे। तो स्फीयर की सरफेस पे ऐसा सेक्शन बनाते हैं, एक डिस्क रिंग जैसा, एक रिंग जैसा सेक्शन बनाते हैं। लाइक दिस एक रिंग जैसा मैंने सेक्शन बनाया स्फीयर की सरफेस पे, मैंने इस तरह से एक सेक्शन कंसीडर करा, है ना। इसके एरिया पर जो भी फोर्स लग रहा है वो ऐसे एंगल पे लग रहा होगा, सब तरफ ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसे एंगल पे फोर्स लग रहा है, सबका रिजल्टेंट डेफिनेटली नीचे की तरफ आ जाएगा, इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ बन जाएगा। उस नेट फोर्स, क्योंकि ये भी एलिमेंट ही है, उसको डीएफ बोल दिया। सही बात है क्या? ये जो रिंग जैसा मैंने एलिमेंट लिया है उस पर नेट फोर्स नीचे आ जाएगा ना, सब तरफ ऐसा रेडियल फोर्स लगेगा तो नेट नीचे क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? है ना। अभी नीचे वाला फोर्स कितना होगा, तो हर तरह के फोर्स का कंपोनेंट होगा cos थीटा वाला, हर तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका cos थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसका cos थीटा कंपोनेंट इज द डाउनवर्ड फोर्स, है ना। df की वैल्यू हम cos थीटा वाला समझ गए। अब df लिखे कितना, ये लिखे कितना, तो पहले इस सरफेस पे लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, अब्सॉर्प्शन के केस में फोर्स कितना होता है आपको पता है ना। यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा इसका वो हो जाएगा आई एरिया। अब एरिया क्या लेंगे इसका, 2 पाई, ये रिंग की रेडियस हो जाएगी r cos थीटा, r का sin थीटा कंपोनेंट होगा, सॉरी 2 पाई r sin थीटा, ये रिंग की सरकमफेरेंस हो गई, इनटू जो थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ दिखेगी हमको, इसकी थोड़ी सी जो विड्थ दिखेगी हमको वो r d थीटा, इसकी जो छोटी सी यहाँ पर साइड में जो विड्थ दिख रही है वो r d थीटा। सो r d थीटा विड्थ इनटू सरकमफेरेंस व्हिच इज 2 पाई r sin थीटा, ये इसका एरिया हो गया। तो आई ए cos थीटा अपॉन सी, ये होता था फोर्स, याद करो। प्योर अब्जॉर्प्शन के केस में आई ए cos थीटा बाय सी फोर्स आता था, आई ए cos थीटा बाय सी आता था। सही बात है क्या, है ना। इस फोर्स का भी मुझे कंपोनेंट चाहिए, एक्चुअली ये भी छोटा सा ही फोर्स है, ये डीएफ फोर्स है और डीएफ का इधर डीएफ cos थीटा कंपोनेंट होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स जिसको मैंने एफ वाई बोल दिया, ये वाई डायरेक्शन मान ली, डीएफ वाई बोल दिया, तो डीएफ इन वाई डायरेक्शन इज डीएफ cos थीटा। इसको अब इंटीग्रेट करो तो पूरा वाई का नेट फोर्स आ जाएगा। अब डीएफ की वैल्यू रखो, तो आई 2 पाई आर, आर 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये फोर्स के एक्सप्रेशन में था, एक cos थीटा और था तो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय सी। थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि मैंने अगर सारी रिंग मुझे कंसीडर करना है तो थीटा को बस 0 से पाई बाय 2 ले जाना है। नाउ ऑल योर्स, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, बहुत आसान चीज है इंटीग्रेशन अब आप लोगों के लिए, तो इसे आप कर सकते हो। तो फाइनली आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आई बाय सी इंटू जो भी इंटीग्रेशन आ जाए, जो भी आ जाए लिख देना, अब इंटीग्रेशन करके आप लिखना। चलो अच्छा, और आई आई को भी पावर के टर्म में लिख देना बाद में, मैंने तो आई के टर्म में जवाब लिख दिया है, अब तुम चाहो तो आई को पावर के टर्म में लिख देना, ये रहा आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पावर, वो लिख देना। तो ये लिखोगे अगर तो पावर अपॉन 2 दिख रहा है ये p बाय 2 आ जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर आई, है ना। तो वो कर लेना और अंदर के फैक्टर बन रहा है लिख देना। अंशुल बोल रहा है आई पावर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, नहीं बेटा, भाई लाइट सोर्स रखा है तो लाइट सोर्स तो सब तरफ लाइट रेडिएट करेगा ना, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि केवल अंदर ही लाइट आएगी। मैंने ऐसा बोला है कि लाइट केवल अंदर ही आ रही है उससे, भाई जो भी इसने लाइट इमिट करी होगी वो तो सब तरफ इमिट करी होगी ना, अंदर और बाहर सब तरफ। बोलो, क्वेश्चन में मैंने कुछ कहा था कि सिर्फ अंदर ही पावर आ रही है। ठीक है,
चलो, और अब्जॉर्ब तो अंदर वाली ही होगी ना, बिल्कुल सही, जो पावर अंदर आ रही है वही अब्जॉर्ब होगी, तो अंदर आने वाली पावर p/2 हो जाएगी। इंटेंसिटी तुम p/2 अपॉन 2πr² करोगे तो वो यही बन जाएगा इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी तो यही आने वाली है। ठीक है, चलो सर्वेश बोल रहा है एफ के फॉर्मूले में कॉस की वैल्यू 1 होगी ना, क्यों? एफ के फॉर्मूले कॉस की वैल्यू 1 क्यों होगी? क्या बोलना चाह रहे हो? ये आई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा बाय सी, ये हमने पढ़ा था, छोटे से फोर्स का फॉर्मूला आता है आई ए कॉस थीटा बाय सी, आई एरिया कॉस थीटा बाय सी। ठीक है, यही पढ़ा था ना अपन ने, आई ए कॉस थीटा बाय सी। सर्वेश सही है क्या? हमने फॉर्मूला कॉस एंगल किसके बीच होता है, कॉस एंगल किसके बीच होता है? अच्छा हाँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी 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 सॉरी, सर्वेश यू आर करेक्ट, मैं मुझसे गलती हुई है, प्लीज 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 ध्यान दीजिए, हाँ आपका सही है। लाइट यहाँ पर जब फॉल हो रही है तो इंसिडेंस एंगल तो 0 है ना उसका, यू आर 100% करेक्ट, इट्स माय मिस्टेक। जब लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है तो उसका इंसिडेंस एंगल तो 0 है ना, सभी बच्चे ध्यान दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई है। जब यहाँ लाइट फॉल हो रही है तो वो सरफेस के रेडियल डायरेक्शन में आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर तो आ रही है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो ये जो कॉस थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला होता था, तो ये तो 0 लगाना चाहिए मुझको। समझ में आई क्या बात? है ना? हाँ, तो I इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है 0 है, तो ये मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, ये सही कर दिया अपन ने, इसको cos 0 कर दिया, उसके बाद इस फोर्स में cos थीटा तो आ गई, वो तो सही है, फोर्स ऐसे एंगल पे लग रहा है, उसका cos थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे cos 0 केवल एक cos थीटा बचेगा। अब कर लेना आप आगे इसको, चलो आगे हो जाएगा ना पूरा। थैंक यू यार सर्वेश, है ना, अच्छी चीज आपने बचा ली गलती। ठीक है, देख लो आप कुछ और डाउट इसमें? ओके, अब अगर ये कंप्लीट है तो ठीक है, अपन और क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड, है ना, आप सीखो कैसे कराए क्वेश्चन, जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी है आज वो सब याद रखो। नेक्स्ट क्लास में कुछ रेडिएशन प्रेशर फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे अपन, देन फिर फॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू करेंगे। ठीक है, चलो एफ में 2 हटवा दो, आंसर है, अच्छा अच्छा, इसमें 2 हटा के आंसर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हाँ कोई बात नहीं, बुरा दिन हो गया होगा गलती से, है ना, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।